साथियों, आज समरसता यात्रा में जो सब पधारे हैं, आज पहला दिन है और आप सबका बहुत दिल से हम सब आभार व्यक्त करते हैं। समरसता यात्रा पहले भी कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, कई पदयात्राएं करी हैं और समरसता यात्रा शुरू करने के पहले मैंने आदरणीय बड़े भाई साहब से इस पर चर्चा भी करी है और उन्होंने कहा बिल्कुल समरसता यात्रा निकालना चाहिए, समरसता का वातावरण होना चाहिए। समरसता यात्रा में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करते रहेंगे और ये यात्रा हर विधानसभा में जाएगी, भले हमें 7 महीने 8 महीने लग जाएं, साल भर लग जाए, लेकिन इसी तरह हम हर विधानसभा में जाएंगे। और मैं आभारी हूं दोनों पार्टियों का, मैं तो किसी दल में नहीं हूं, पर दोनों पार्टियों का मैं आभारी हूं कि उनके सभी कार्यकर्ता और नेता आज इस सभा में हैं। ये एक बहुत अच्छी और एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है जो हमेशा रहना चाहिए। चुनाव के बाद ये सब भूल जाना चाहिए कौन हारा कौन जीता, और हमारा ध्यान पूरा विकास पर केंद्रित होगा, तभी हम जाके ये भीषण बेरोजगारी से छुटकारा हमें मिलेगा। साथियों, हमारे देश में जो जनता है मुख्यतः 5 वर्गों में बटी हुई है। एक किसान है, एक मजदूर है, एक मध्यम वर्ग है, हमारी महिलाएं हैं और हमारे युवा बेरोजगार हैं। ये अधिकतर जो देश की जनता है ये 5 वर्गों में बटी हुई है। छठा वर्ग एक और है और उसमें सब छठे छठाए भरे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने योजनाओं का दोहन करके बैंकों का किस तरह दोहन किया है और आज वो वहां तक पहुंच गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आवश्यक है इस पर चर्चा करना। मैं जब पहली बार लोकसभा में चुनकर गया था तो इन मुद्दों को मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे सांसद थे जो इन मुद्दों को उठाना चाहते थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, मजदूरों के पलायन का मुद्दा, क्योंकि हम देखते थे, हम जब चुनाव लड़ रहे थे हम देखते थे समस्या क्या है और ये मुद्दे हर सांसद का, हर विधायक का दायित्व है, उठाते हैं वो, कोई भी दल के हो। तो लाइब्रेरी में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे बैठ के, तो हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, बोहरा कमेटी रिपोर्ट। बोहरा, जस्टिस बोहरा एक बहुत ईमानदार और बहुत प्रख्यात जज थे जो रिटायर हो गए थे और 90 के दशक में
एक बोहरा कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने इस कमेटी को एक काम दिया था कि किस तरह हम इस भ्रष्टाचार को, जो हाई लेवल पे होता है, जो अरबों खरबों का पैसा बैंकों का ले जाते हैं और लौटाते नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसको कैसे रोका जाए और इसमें कौन लोग हैं, क्या है, इसके बारे में जानकारी आप दीजिए और फिर संसद में उस पर चर्चा हो। तो बोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, आप भी ऑनलाइन होगी अभी, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई कूड़े में नहीं डाल दी होगी तो पता नहीं मुझे, पर ऑनलाइन होना चाहिए क्योंकि ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी, इनका एक गठबंधन है, और ये जो गठबंधन है इसके कारण आज भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और एक कानून उस समय और बन गया, मैं उस कानून को आवश्यक नहीं मानता हूं, दोहरी नागरिकता का। अब आप इस देश के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, लंदन के नागरिक हैं, ऐसे देशों के भी नागरिक हैं जहां आप काला धन बहुत सारा रख सकते हैं, वो देश के, उस देश की सरकार आपसे कोई सवाल नहीं करती। तो दोहरी नागरिकता इन लोगों ने ले ली, जिन लोगों ने गबन किया है, खूब सारा पैसा बैंकों से वसूला और लेके भाग गए। अब बैंक में जो पैसा रखा है वो तो आप लोगों का है, हम लोगों का है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपया राष्ट्रीय का तो प्राइवेट बैंकों का, ये वापस बैंक में नहीं आया है। और ये कोई किसानों ने नहीं, किसानों की वजह से नहीं, दोष किसान को दिया जाता है। लेकिन एक जो रिपोर्ट भारत सरकार ने दी है, और एक बड़े अच्छे रिटायर्ड अधिकारी हैं श्री मोहंती जी, उनकी एक पुस्तक अभी आप ऑनलाइन पढ़ना, उस पुस्तक का नाम है अनपॉलिटिकल करेक्ट, यानी राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 73% ये जो राशि 11 लाख करोड़ की जो आज बैंकों में नहीं आई है, ये इन 1-2% जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इन्होंने ली है, किसान ने नहीं ली है। प्राइवेट बैंक भी ये खा गए, वहां भी 51% जो प्राइवेट बैंक की राशि है उसमें भी इन्हीं 2-5% लोगों का हाथ है। आज किसान की बीमे की राशि कटती है, और किसान को अगर एक मोटर के लिए लोन चाहिए, पाइप के लिए लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा। एक गाय भैंस खरीदनी, बकरा बकरी खरीदनी, मुर्गा मुर्गी लेना है तो लोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज कोई बड़ा उद्योगपति चाहेगा, उसका आदमी आएगा, बैठेगा, बैंक वाले उसकी ऐसी खातिर करेंगे जैसे कोई बारात की खातिर करते हैं, और 100, 200, 500 करोड़ का लोन मंजूर कराने चले जाए। हमें उसमें भी आपत्ति नहीं, चलो तुम लोन ले रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, अच्छी बात है, पर उद्योग यहां लगाओ ना, छोटे छोटे जिलों में लगाओ ना। सारे उद्योग लगेंगे तो बंबई में लगेंगे, सारे उद्योग लगेंगे तो दिल्ली में लगेंगे, सारे उद्योग लगेंगे तो बेंगलोर में लगेंगे, सारे उद्योग लगेंगे चेन्नई में लगेंगे। अरे भाई, हम लोग भी तो हैं। और ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो पैसा है, ये किसानों का सबसे ज्यादा पैसा है, मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा पैसा, छोटे छोटे व्यापारियों का पैसा है, मजदूरों के बीमे का पैसा है। ये वो पैसा है जिसके आधार पर ये लोग लोन लेकर खा जाते हैं। और शर्म आनी चाहिए उन राजनेताओं को जो इनके खिलाफ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हो भाई? और बोलते हैं कोई, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर जो चुप रहते हैं उनको आगे जाके तकलीफ आएगी, मैं आज बता रहा हूं। और ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जो इनके साथ मिलके इनकी मदद करते हैं और अभी इनके शादी ब्याह में जाते हैं
तो कोई कैमरा लेके आता तो पीट करके खड़े हो जाता है कि हम उसमें नहीं आना। इनको भी हम चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत हो गया है। 11 लाख करोड़ कोई कम राशि नहीं होती है। और ये कुछ मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक संसद का प्रकाशन निकलता है, उसमें ये आंकड़े हैं। और बैंक वालों से भी मैं कहूंगा, और आप किसानों के ऊपर जाति मत करिए। अभी कल मेरे पास एक मांझी का एक हमारा एक नौजवान आया था, वो एक अपनी जैसे तैसे करके उसने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीद के उसने अपना धंधा शुरू किया। उसकी गाड़ी कुछ एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गई, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसने लोन लिया और 5-1 हजार किस्त छूट गया था वो, उसमें उसकी गाड़ी खड़ी करा दी। ट्रैक्टर हम लोन लेते हैं तो कभी कभी फसल नहीं होती। हम लोग थोड़ा बहुत रेत का धंधा कर लेते थे, वो भी बंद हो गया। तो अब हमारी ट्रैक्टर की किस्त कहां से देंगे? तो आप चले जाइए थानों में, कितने सारे ट्रैक्टर पड़े, सड़ गए, खराब हो गए, लेकिन उनको नहीं दिया। खाद बीज के लिए कोऑपरेटिव बैंक होता था, आज कोऑपरेटिव बैंक का क्या हाल है? बंद हो गया। कोऑपरेटिव बैंक क्यों बंद कर दिया? आज किसान के पास कोई चारा नहीं है, उसके पास अगर उसको खेती करनी है तो उसको बहुत बड़ी एक ब्याज की राशि पे लोन लेके 5 से 7 रुपया सैकड़ा पे ब्याज लेकर वो अपना काम चलाता है। क्या कोई 5-7 रुपया सैकड़ा पटा सकता है वापस? वो कभी नहीं पटा सकता, और कई बार उसकी जमीन चली जाती है। मैं यह कहूंगा सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, कि ये ब्याज का धंधा करिए, अच्छी बात है। कहीं बैंक नहीं देगा तो आदमी कहीं ना कहीं से तो पैसा लेगा, लेकिन 2 रुपया सैकड़ा से ज्यादा ब्याज न बैंक ले और न वो लोग लें जो ब्याज पे पैसा बांटते हैं। आप 2 रुपया सैकड़ा बांटिए। और सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप उनको लाइसेंस जारी करिए, जो लोन बांटते हैं उनको दीजिए। एक कानून और बना दिया कि 5 बीघा से नीचे जिसकी जमीन है, कम जमीन है, उसको बैंक लोन ही नहीं देते। ये कौन सा नियम है? आज चले जाइए गांव-गांव में देख लीजिए, अधिकतर जो किसान है 5 बीघा से कम, क्योंकि जिसके पास आज से 30 साल पहले 15-20 बीघा जमीन थी, बढ़ते उसके पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन रह गई। लेकिन वो किसान, आज भी मैं मानता हूं किसानों को, उन 3 बीघा में भी वो कमा के बता रहे हैं। वो 5 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, लेकिन 3 बीघा में भी इतना उत्पादन करके वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, कमा रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये हमारा देश का किसान है। और इस किसान को अगर आप कहेंगे कि तुम चोर हो, तुमने पैसे खा लिए, और उनको कहोगे कि आप बहुत महान हैं, जो हमारे देश की संपत्ति, और कुछ नहीं, 2-4% लोग हैं। ये छठ में कौन है? छठा है, ये छठा है। इनसे आपको थोड़ा बचना है। साथियों, अभी क्या है, एक चीज और, हमारे यहां 25-30 साल पहले उद्योग लगे और उन उद्योगों से बहुत फर्क भी पड़ा, बहुत सारा रोजगार हमको मिला। आज जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि एनएफएल जब नहीं लगे थे तो क्या हालत थी, उठियाई की क्या हालत थी, हमारे गांव की क्या हालत थी, राघोगढ़ की क्या हालत थी। लेकिन ये कारखाने लगने से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत रोजगार मिला है। नहीं तो एक बीड़ी बनाने का धंधा था और उसको जो बना लेता था उसको भी बहुत कम पैसे मिलते थे, बाकी सब कोटा मजदूरी करने जाते थे। लेकिन 25-30 साल हो गए हैं, एक पीढ़ी नहीं आ गई है, अभी कोई और कारखाना
नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? इसके दोषी हम लोग, मैं भी हूं, मैं भी पद पे रहा हूं। और गैस पाइपलाइन हमारे यहां, पानी हमारे यहां, रेल हमारे यहां, रोड हमारे यहां, जमीन हमारे यहां, अब हवाई अड्डा भी बन रहा है, वो भी हमारे यहां। फिर क्या बात? और इसका कारण एक ही है कि जो पद पर हैं वो बेचारे चुनाव लड़ने और लड़वाने में उनका पूरा समय निकल जाता है। पंचायत का चुनाव, जनपद का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधायक का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, सांसद का चुनाव, मंडी का चुनाव, 8 चुनाव होते हैं। लेकिन मैं सबसे कहता भी हूं, सब विधायकों से, एमएलए, सांसदों, सबसे कहता हूं कि यार तुम जब अपना चुनाव जीतते हो तो अपना काम करो ना, तुम चुनाव में क्यों कूदते हो? मेरी जनपद बने, मेरी नगर पालिका बने, मेरा ये बने। अरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, जनता का है। तुम अगर 5 साल केवल अपनी विधानसभा का काम करो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये इस तरह क्या होता है, 5 साल निकल जाते हैं और फिर चुनाव में हम देखते हैं कि बेरोजगारी जो इतनी थी उतनी हो गई। अब उसका जवाब देने से बचने के लिए कोई मुद्दा ले आते हैं, ये मुद्दा, वो मुद्दा, ये मुद्दा। एक 20 दिन का तो प्रचार है, जैसे तैसे चुनाव जीत जाओ। अब कैसे जीतते हैं वो भी आप जानते हो, कैसे जीता जाता है वो भी जानते हो। तो ये कारण है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि बेरोजगारी को दूर करना है तो ये इन लोगों से नहीं होगी, ये आप और हम कर सकते हैं। आप और हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो एक ऐसा वातावरण बने कि जहां उद्योग लगे, जहां लड़ाई झगड़ा धर्म का ना हो, जहां लड़ाई झगड़ा जाति का ना हो, एक समरसता का वातावरण हो। और हमें कोई बड़े उद्योगपति की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी उद्योगपति हैं इनकी मदद करो, ये आपको रोजगार देंगे, ये कारखाने लगा देंगे। आज रोजगार जो सबसे ज्यादा मिलता है ये बड़े कारखानों से नहीं मिलता है। आप मानो को कहो कि अंबानी आके लगा देगा, अरे अंबानी 100 लोगों से ज्यादा किसी को काम नहीं देगा, गेट बंद कर देगा, भगा देगा, मजदूरों का काम नहीं, सब मशीन करती है। लेकिन जो छोटे उद्योग होते हैं वो आपको काम देते हैं। इसीलिए कुटीर, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग लगना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने लागू करी थी, पिछली सरकार ने, अभी भी है। उन्होंने ये कहा कि हम हर जनपद में, हर ब्लॉक में एक ग्रामीण औद्योगिक केंद्र खोलेंगे। और खोला। ग्रामीण औद्योगिक केंद्र में वहां से जो फसल उगती है उस पर आधारित कारखाने लगे। उन्होंने गाय का गोबर, भैंस का गोबर खरीदा, गोबर से उन्होंने खाद बनाया, गोबर से लकड़ी बनाई। अब ज्यादा दूर नहीं है, भुलाए। मैं गया था वहां, भुलाए वालों ने चमत्कार किया है उनकी गौशाला में। वहां उन्होंने मशीन लगा के 12 रुपए किलो वो गोबर से बनी लकड़ी बेच रहे हैं। मैं खुद खरीद के लाया। और वो गोबर की जो लकड़ी है उसको आप जलाओगे तो वो जलाऊ लकड़ी से ज्यादा दुगनी देर तक जलती है। वो जलाऊ लकड़ी की जरूरत ही नहीं है। और आपकी गैस का खर्चा भी बचा देगी। और गौ माता जितनी सड़क पे घूम रही है सबको लोग मान लेंगे, क्योंकि गोबर बिक रहा है। 3 रुपया किलो सरकार खरीदती है और उसको खाद बना के 6 रुपया किलो टाटा को बेचती है। तो सरकार कमाती है, किसान कमाता है और टाटा कमाता है। तो इस तरह के उद्योग हमारे यहां, दूध से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। 5-5, 6-6 चीजें दूध से बन जाती हैं। हम क्यों किसी ब्रांडेड कंपनी का दूध पिए? हम क्यों ना हमारा खुद का यहाँ का जो दूध है उससे जो चीजें बनती है वो खाएं पिए। और दुकानों में भी जब जैसे ये
मैं देख रहा हूं बहुत सारे आलू के चिप्स लग रहे हैं। अब ये आलू कहां पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में पैदा होकर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज से ये आलू जाता है बंबई या जहां कारखाना है उसके चिप्स बनाने का, और वो चिप्स बन के आते हैं और हम लोग उसको खा रहे हैं। अरे भाई, आलू के चिप्स बनाना कोई बड़ी बात है क्या? हमारी महिलाएं बना लेंगी, बहुत सारा सामान तो ये खुद बना लेंगे। हम लोग अपने जो समूह है महिलाओं के, उनको सरकार पैसा दे, वो समूह जो है इस तरह सारे निर्माण करेंगे। अगरबत्ती है, साबुन है, खाने का तेल है, चिप्स है, ये सब, और ये सब सामान यहां से बिके। दुकानदार को भी फायदा है, क्योंकि दुकानदार आज जो दाम में बेच रहा है उसे आधे दाम में बेचेगा तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी। और इन वस्तुओं पे सरकार को चाहिए कि वो जीएसटी बिल्कुल 0% करे। जीएसटी ना ले, या ले तो 1-2% ले। ऐसे बहुत सारे उद्योग लगा के हम रोजगार दे सकते हैं। अब ये क्या है कि इनके लिए अपने को ना प्रधानमंत्री से मिलना, ना मुख्यमंत्री से मिलना। ये व्यवस्था जिले के जिले में हो सकती है। जिले में बहुत पैसा आता है वो इस तरह के उद्योगों के लिए, लेकिन टारगेट बहुत कम आता है। योजनाएं बहुत सारी है सरकार की, पहले सरकार की उनकी भी थी, इनकी भी है, लेकिन उसमें टारगेट नहीं है। अब एक कर्मकार योजना है, ये हमारे संतोष भाई बैठे हैं, ये पूरा काम जानते हैं। अब उसमें 5 लाख तक का लोन है, उसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन उसका टारगेट कितना आया? 10 या 12 लोगों का। बेरोजगार 1 लाख, उनमें से आप 10 लोगों को देके और वाहवाही लूट रहे हो, ये कहां की होशियारी है? इसलिए टारगेट मत रखो, खुला छोड़ो बैंकों को। जो 1 लाख लोगों को चाहिए तो कम से कम 50,000 को तो मिले, ये करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब ये 11 लाख करोड़ जो दबा हुआ है, ये निकल के वापस बैंकों में आए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उनको चाहिए कि जिले में जब बैठक होती है उन सबको आमंत्रित किया जाता है, तो वो कलेक्टर को कहें कि भाई ये सब करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें तबादलों की बात होती है, इसका तबादला यहां कर दो, इसका तबादला यहां कर दो, इसका तबादला वहां कर दो। क्या तबादला करने से किसी का पेट भर जाएगा? इन बातों पे चर्चा ही नहीं होती। मैंने जब चर्चा करी बैठकों में, मैं करता था, हमेशा करता था, मैं अकेला नहीं करता था, और भी लोग करते थे, लेकिन उस पर कोई ऐसा कोई विशेष ध्यान किसी ने दिया नहीं। क्योंकि होता क्या है, एक नई और पोस्ट चली है साहब, प्रभारी मंत्री। आप संविधान को पढ़ो, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं नहीं लिखा कि प्रभारी मंत्री की नियुक्ति होगी। उन्होंने ये लिखा है कि जनता सरपंच चुनेगी, जनता पंच चुनेगी, जनता जनपद चुनेगी, जनता जिला पंचायत चुनेगी, सांसद विधायक चुनेगी। ये संविधान में लिखा है, और इसीलिए चुनाव होते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो अपना एक प्रभारी मंत्री लाके सबके माथे पे बिठा देगा, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ऐसा हो रहा है, 20-25 साल से हो रहा है। एक नई प्रथा चली, पहले नहीं होता था। और पूरा प्रशासन और पूरे अधिकारी और पूरे एमपी एमएलए ये प्रभारी मंत्री के आसपास घूमते हैं, क्योंकि उसके आदेश से ही सब कुछ होता है। प्रभारी मंत्री, अब प्रभारी मंत्री तो यहां का है नहीं, वो दूसरे जिले का है। हर जिले में यही हाल है, वहां के मंत्री को नहीं देते हैं जिला, दूसरे को देते हैं, ये सोच के देते हैं कि ये कुछ वहां
काम करेगा, लेकिन वो करता क्या है, जिसको जिस जिले का प्रभार मिलता है वो अपने साथ अपने चंगू मंगू लेके आ जाता है, अपने पट्टे ले आता है और सारे ठेके जो ही लेते हैं उसके लोग। हमारे ठेकेदारों को कुछ नहीं मिलता और अधिकारी भी अपने ले आता है। जब अधिकारी को प्रभारी मंत्री लाया तो अधिकारी किसी की नहीं सुनता, वो न एमपी की सुनता न एमएलए की सुनता। आज इस पोस्ट की आवश्यकता क्या है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मोदी जी को भी मैं लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, प्रभारी मंत्री की क्या आवश्यकता है। नतीजे देख लिए हमने 20 साल से, प्रभारी मंत्री ने क्या किया है, किस जिले में कौन सा विकास का काम किया है, बताइए। इसलिए इस पद को खत्म करें और जो विधायक चुने हुए हैं, जो सांसद हैं, जो सरपंच हैं, सरपंचों की कभी मीटिंग कलेक्टर लेता है? कभी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? सरपंच तो वो पद है जिसको जनता ने सीधा चुना है और सरपंच जो व्यक्ति है जो गांव में रहता है उनके बीच। आज तक सरपंचों की मीटिंग कलेक्टर ने विकास के लिए कभी नहीं की, क्योंकि वो समझता है उसकी शान के खिलाफ सरपंच के साथ कलेक्टर कैसे कर सकता है। वो कलेक्टर भी अपने आप को अंग्रेजों का एक वो जो अंग्रेजों में प्रथा चली थी, आज भी बहुत बदलाव नहीं आया, मिलता नहीं है कलेक्टर, मुद्दे लेकर विधायक जाते मिलता नहीं है, बदतमीजी से बात करता है। क्या ऐसे कलेक्टर्स की जरूरत है? अभी बांध का एक प्रकरण था, उसमें सब लोग गए थे, जयवर्धन तो विधायक है, पूर्व मंत्री है, हमने देखा वीडियो में किस तरह उसके साथ व्यवहार किया, शर्म की बात है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी आदेश होना चाहिए मुख्यमंत्री का कि जनता से अगर शिकायत आई, तुम्हारे बर्ताव में अगर हमें परिवर्तन दिखा, तुम्हें कलेक्टर से एसडीएम बना दो। यह अधिकार है, मुख्यमंत्री का है। ऐसे संवेदनशील अधिकारी आए जो विकास का काम करें, यह आवश्यक है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, अब करते जाएंगे, बहुत समय हो जाएगा, थोड़ा सा लोग थके हुए भी हैं। पलायन करने वाले मजदूरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी मैं कुछ मजदूरों से बात कर रहा था और फिर हम लोग अभी 4-5 दिन से जो घूमे गांव में, बहुत भारी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है। राघोगढ़ विधानसभा से मैं दंग रह गया जानकर, लगभग 15 से 20 हजार मजदूर पलायन करते हैं राघोगढ़ विधानसभा से। और गुना जिला की चारों विधानसभा का देखो, बमोरी में तो और ज्यादा है, शायद बमोरी में 20-25 हजार, चाचौड़ा में बहुत है। अगर जिले का हम आंकड़ा देखें पलायन करने वाले मजदूरों का, तो लगभग 1 लाख के पास बैठता है। कोरोना में हमने देखा, आज भी अभी मुझे कोई साथी बता रहे थे कि वो दिवाली करने मजदूर आए तो यहाँ स्टेशन पे भीड़ लग गई, 5-5, 10-10 गाड़ियां उनको ट्रक से नहीं जा पाए, इतनी सारी भीड़। ये पलायन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? और ये पलायन जब कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे, हमारे यहाँ जो हम पैदा करते हैं उस पर आधारित उद्योग लगाओ, बहुत हद तक पलायन रुक जाएगा। अभी एक और काम हो सकता है। मैं अभी गुना जिले का गैजेटियर पढ़ रहा था हमारी विधानसभा की लाइब्रेरी में, उसमें गुना जिले में करीब 30-40 तरह के ये होती हैं औषधियां, उनका खेती होती थी। सफेद काली मूसली में फोटो खींच के लाया हूं। पारस पीपल, सतावर, गोमुंदी, नए विष खेपरा, किसोनाला या सरफोका, वारची, सलम मिश्री, नकचिकनी, कोंच, काली जीरी, ऐसे करते करते 30 से 32 जड़ी बूटियां हैं जिनकी खेती यहां होती थी पहले 1930 में, 40 में। धीरे धीरे ये खेती सब खत्म हो गई और इससे खेती से आयुर्वेदिक औषधि बनाना, यूनानी औषधि बनाना,
ये लोग जानते हैं, इसके जानकार आज भी हैं, पर ये औषधियां उपलब्ध नहीं है। इन औषधियों की खेती हो के इन औषधियों के लिए बाजार हो, और बाजार हमें मंदसौर नीमच नहीं जाना पड़े, वहां तो बिक जाती हैं। हमारे यहीं अपने कुमराज, गुना मंडी में, राघोगढ़ में, रुठियाई में, इन मंडियों में इनकी खरीदी हो। इसकी व्यवस्था तो सरकार कर सकती है, इसकी खेती करने की मदद तो कर सकती है, तो सरकार ये सब करे। और ये तब होगा जब कलेक्टर किसानों से मिलेगा, जब मंत्री किसानों से मिलेंगे, जब विधायक सांसद किसानों के बीच में केवल स्वागत कराने और सोशल मीडिया में अपने फोटो छपाने के लिए नहीं आए, लेकिन बैठ के चर्चा करें। आजकल ये बहुत चल गया है कि फोटो खिंचाई सोशल मीडिया, लाइक कितना है? 2000 लाइक है। और कैसे आए? वो पैसे दे रहे हैं लाइक करने वाले, क्या अपना तो बटन ही दबाना है, अरे साहब है तो बहुत लोकप्रिय, 2000 लाइक। तो इस मानसिकता से इन नेताओं को ऊपर उभरना पड़ेगा। ये तो ये आजकल इसके बिना काम भी नहीं चलता है, क्योंकि सारा काम इस पे होता है। एक सुविधा भी है, बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन आपका संवाद किसानों से होना चाहिए। उनके दुख दर्द में जाके आप देखिए आज क्यों इतना बड़ा पलायन बढ़ गया है सब जगह से, क्योंकि कुछ सालों से ये नहीं, जो पहले जिस तरह का वातावरण होता था, पहले जिस तरह मिलना जुलना होता था, इस पर चर्चा होती थी। एक बार अभी उदय सिंह दादा अभी नहीं आए हैं हमारे साथ, उनको पूछना, और भी लोग थे। हम लोगों ने संजय सागर पे 2 दिन का कार्यक्रम रखा था, 2 दिन का, भाई साहब ने और हमने। दाल बाटी बनती थी और हर पंचायत से 2-2, 4-4 लोग, जिसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, उनको बुलाया था। उनको बुला के हम लोगों ने वहां विस्तृत चर्चा की, कैसे अपन रोजगार करें, कैसे क्या करें। उस समय पंचायत राज नहीं था और बीडीओ की पोस्ट होती थी, बीडीओ की। तो बीडीओ जो था वो तय करता था कि खरंजा कहां बनेगा, पुनिया कहां बनेगी, ये बीडीओ तय करता था। और बीडीओ के पीछे सब लोग बेचारे घूमते रहते थे। तो हमने कहा ये बीडीओ की क्या जरूरत है, पंचायत का अधिकार होना चाहिए, पंचायत राज आना चाहिए। और फिर पंचायत बिल आया, नगर पालिका में सीएमओ सब कुछ था, पार्षद की कोई नहीं सुनता था, अध्यक्ष की कोई नहीं सुनता था। हमारे विजय भाई नगर पालिका के अध्यक्ष बहुत ही अच्छे अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो क्या करते, क्या बेचारे वो अकेले परेशान होते थे। राघोगढ़ नगर पालिका में तनख्वाह बांटने पैसा नहीं होता था, तो चुंगी नाका से आमदनी होती थी और चुंगी नाका से जैसे तैसे नगर पालिका चलती थी। फिर हम लोगों ने सोचा यार क्या करें, आमदनी कैसे बढ़ाएं नगर पालिका की। तो उन्होंने कहा साहब अपन एक मेला करते हैं, एक मेला लाते हैं, कहीं से मेला लगवाते हैं, उसमें हम थोड़ा टैक्स लगाएंगे तो हमारी नगर पालिका में पैसा है। तो हमने कहा क्या करें, तो कोटा में एक सर्कस था, कोटा में एक सर्कस था, बहुत मशहूर सर्कस था। तो हम उसके पास गए, हमने कहा यार आपका सर्कस हमारे राघोगढ़ में दिखाओ। तो उन्होंने कहा साहब लिखा देंगे, इतना इतना लगेगा। हमने कहा यार इतना इतना तो हम नहीं देंगे, वहां कोटा में कुछ जान पहचान के लोग थे, उन्होंने भी उनसे कहा तो वो मान गए। मैंने कहा हमारी जो आमदनी होगी उसका कुछ % तुमको दे देंगे, और अभी हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तनख्वाह बांटने पैसा नहीं, तुम्हें कहां से दे देंगे। तो मान गया बेचारा भला आदमी, वो आया। अब वो सर्कस वहां लगा, वो सर्कस इतना लोकप्रिय हुआ कि वो 1 महीने चलना था तो वो 3 महीने चला और लोगों को बहुत पसंद आया कि उसमें अच्छे वो करतब दिखाता था। तो दूर दूर गांव से लोग सर्कस देखने आते थे, उसके टिकट पे नगर पालिका का टैक्स लगता, उससे आमदनी होती थी।
तो सर्कस से हमने जो आमदनी हुई उससे हमने कोई 3-4 महीने नगर पालिका चला ली। तो इसलिए ये चुनाव कराने का जो फैसला था ये ऐतिहासिक था। पंचायत, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, और ये उस समय फैसला लिया और सरकार बनते ही ये सब हमने लागू किया। और जिला पंचायत अध्यक्ष को इतने पावर दिए थे कि जब वो बैठक करता था तो कलेक्टर उसका सचिव था, अध्यक्ष का सचिव होता था। अब भूदेव सिंह दादा तो बोलने में तो है ही। तो जब पहली बैठक हुई तो हमने कलेक्टर बोला, है कलेक्टर इधर आ। और कलेक्टर गए, मेरे को कहीं से, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो सब लोगों ने कहा दादा माफ कर दो चलो। और उन्होंने कहा कलेक्टर को नोट कराया, नोट करो ये होना है। वो कलेक्टर ने पेन उठा के कागज पे नोट किया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, केवल उस समय हुआ जब पंचायत राज लागू हुआ था, नगर पालिका लागू हुआ। नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे उसमें एसडीएम जो था, जनपद में, नगर पालिका में उनका सचिव का रोल होता था। आज एसडीएम साहब को देखो, एसडीएम को छोड़ो, आप पटवारी को देखो। ये क्यों हो रहा है? ये जो कर्मचारी हैं ये जनता के सेवक हैं। इन्हें आपकी सेवा के लिए सरकार में नियुक्ति दी जाती है कि आप जाइए और जनता की क्या परेशानी है उसको दूर करिए और कानून कायदे से अपना काम करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज फिर से वो डर जनता के बीच में, एक प्रशासन का डर बैठा दिया गया है। और कानून की क्या व्यवस्था हो गई है, और ये इसलिए हो रही है कि फिर वही प्रभारी मंत्री, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो प्रभारी मंत्री का फोन जो आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। सही है कौन है गलत ये नहीं देखा जाता। आज स्मैक को देख लो, किस तरह स्मैक बिक रही है। छोटे छोटे बच्चों को उसकी आदत लगाई जा रही है। अब ये बच्चे अगर ये लेंगे तो इनका भविष्य क्या है? इसलिए ये स्मैक को कौन बंद करेगा? पुलिस बंद करेगी। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? और मैंने आज तक नहीं सुना, 40 साल हो गए राजनीति में, एक आईजी रैंक का अफसर कह रहा है कि स्मैक बिकती और थानेदारों के संरक्षण में बिकती। आईजी पुलिस कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा आज तक हमने नहीं सुना। पुलिस को भी जरा मुस्तैदी से काम करना चाहिए। तो साथियों, कानून व्यवस्था अच्छी, अभी देखा हमने बहुत ही दुर्दांत घटना वहां हुई बमोरी में। किस तरह उसको, अरे भाई जमीन का विवाद है तो आप उसके लिए कोर्ट कचहरी है, कानून है, 6 बीघा जमीन है, उसके लिए एक आदमी को गाड़ी से कुचल दिया गया। और जब वो घायल हुआ तो उसको अस्पताल नहीं ले जाने दिया, उसको अस्पताल नहीं ले जाने दिया। ये और भी आश्चर्यचकित बात है। और वो मर गया। अगर उसको अस्पताल ले जाते तो बच जाते। और उस व्यक्ति की तस्वीर सब नेताओं के साथ है। वो तस्वीर खैर वो उनको नेताओं को पता नहीं रहता कौन क्या है, कौन क्या करेगा, उनको क्या मालूम। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए कितना दबाव बनाना पड़ा तब जाके गिरफ्तार हुआ, नहीं तो शायद गिरफ्तार नहीं। और ऐसी जगह घटना करी जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा एक है। ये घटना वहां हुई। कभी कहता है वो राजस्थान पुलिस देखेगी, वो कहता है मध्य प्रदेश पुलिस देखेगी। इस तरह पुलिस को चकमा दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? मेरे पास तो खबरें अब यहां तक आने लगी हैं कि यहां पर एक नई प्रक्रिया और शुरू हो गई है। आपकी जमीन में आके दादा लोग बैठ जाएंगे। आप कहीं बाहर शादी ब्याह में गए, तीर्थ में गए, 4 दादा आपकी जमीन में बैठ गए। आप आओगे तो भैया यार तुम कौन हो यार? तो हमारी जमीन। अच्छा तुम्हारी जमीन? नहीं हमारी जमीन। दादा यार हमारी जमीन, ये जो कागज, अच्छा लाख 2 लाख दे, फिर चले जाए।
अब वो 2 लाख क्यों देगा, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। आप शादी ब्याह में कहीं गए, आपके घर में घुस जाए, अगर घर बंद है घुस जाए कि हमारा मकान हो गया। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। क्या प्रभारी मंत्री या कोई मदद कर रहा है? क्या प्रभारी मंत्री ने ऐसे कोई आदेश दिए कि ऐसी घटना ना हो? मैं बताता हूं उनको, चाहे मेरी जानकारी में है। और ये कोई यही नहीं हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है। प्रभारी मंत्री जो है उसके अपने गृह जिले में हो रहा है, वहां भी ये हाल है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये निकलना है, समरसता यात्रा करना है और एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे हमारे मजदूर भाइयों को बाहर जाना नहीं पड़े, बहनों को बाहर जाना नहीं पड़े। एक ऐसा वातावरण बनाना है कि हमारे शिक्षित बच्चों को, विशेषकर बच्चियों को बाहर काम करने नहीं जाना पड़े। हमारे गुना जिले में अपार संभावनाएं हैं, क्या नहीं है गुना जिले में। अब मेरा सभी नेताओं से ये कहना है कि थोड़ी राजनीति कम करो और काम में जुट जाओ। अभी भी समय है और हमारी समरसता यात्रा जब तक समाप्त हो तब तक 1-2 कारखाने लग जाएं, जिससे कि हमारे लोगों को काम मिले। आज बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, दुकानदार बैठे हैं, लेकिन पूछिए आप इससे, इनको अवसर दीजिए आप। हमारे जो व्यापारी हैं, ये सब जानते हैं व्यापार इनकी उंगलियों पर है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा कुशल व्यापारी अगर आपको मिलेंगे तो अपने छोटे छोटे कस्बों में मिलेंगे। लेकिन इन्हें जिस तरह की मदद होना चाहिए, तो सबसे पहले अपन ने मांग करी है कि एक हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाइए, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र। हमारे यहाँ राघोगढ़ में बने, हर ब्लॉक में बने और वहां बहुत सारे जो कृषि पर आधारित उद्योग में वो लगे। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने आयोजन किया है उनका बहुत बहुत आभार। उन बच्चों का आभार जिन्होंने हमारे आगे चल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 12 तारीख को फिर हम मकसूदनगढ़ में मिलेंगे, इसी तरह यात्रा करेंगे, वहां और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय छोटे साहब का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अमूल्य समय में हम सबको एक जागृति हेतु